और हरियाणा सरकार वाकई इस रूप में सामने आ रही है मानो राजा का शासन हो, विदेश से आक्रमण हो रहा हो और दिल्ली तक पहुंचने नहीं देना है। बीच में एक रियासत खड़ी है और दिल्ली की सल्तनत की हिफाजत के लिए कुछ ऐसा ही दृश्य बन रहा है। इस यूं ही लाठी बरसाने के लिए, हाथ पैर तोड़ने के लिए तो लाठी नहीं दी गई है। आपकी सुरक्षा के लिए जब वो एकदम जरूरी हो जाए तब के लिए लाठी है। यहाँ तो लाठी सबसे पहले इस्तेमाल होती है, बम भी इस्तेमाल होते हैं, और जो एहतियातन होता है कि पकड़ के जेल में बंद करना, हिरासत में लेना, ये सब चीजें शुरुआती तो छोड़ दी गई, सीधे बम बरसाए जा रहे हैं आसमान से। ये जो हो रहा है ये नागरिकों के लिए चिंता का विषय है और ये आसानी से सरकार कर पा रही है, ये और बड़ी चिंता का विषय। री एग्जाम ही तो करा रही है। री एग्जाम क्या होगा? क्या फिर से पेपर लीक होंगे नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो इस हिसाब से हम देखें, री एग्जाम कराना छात्र आंदोलन की फौरी जीत लगती है लेकिन वास्तविक जीत नहीं है। छात्र आंदोलन की वास्तविक जीत तब होती जब नकल कराने वालों पर शिकंजा कसा जाता। अभी तक जनता को यह एहसास कराया नहीं जा सका है कि चोरी हो रही है। हाल की घटना जो चंडीगढ़ की हुई है उसने जनता को झकझोरा है कि नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ईवीएम की चोरी हो सकती है, हो रही होगी। ये संदेह मजबूत हुआ है, इससे पहले तक मजबूत नहीं हुआ था कि सीबी आईटी ईडी इन सब का जो इस्तेमाल हुआ मुद्रा दोहन के लिए इस्तेमाल हुआ। जैसे आम रंगदार पैसे वसूलता वैसे सरकारी संस्थानें कारोबारियों से पैसे वसूल रही। किसके लिए? आपने उदाहरण दिया इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड तक आने में मैंने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का संस्थागत तरीका था। भ्रष्टाचार को आप शिष्टाचार मान लीजिए, भ्रष्टाचार खत्म। बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में हलचल है। हलचल एक तरफ किसानों की हलचल है, दूसरी तरफ पेपर लीक के बाद छात्रों का प्रदर्शन है, उनकी हलचल है। सियासी हलचल भी जारी है, दल बदल भी है, एजेंसियां इधर से उधर पार्टियों के नेताओं को करवाने में मदद भी कर रही है। तमाम चीजें चल रही हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, बात ये कि किसान प्रोटेस्ट कर रहा है। किसानों से अगर हम शुरू करें, किसानों की मांगे हैं और कोई कह रहा है कि भाई जायज मांग है, किसान कृषि प्रधान देश है, राजनीतिक दल तो अवार्ड ले लेते हैं, बहुत बड़े पुरस्कार ले लेते हैं इस नाम पर कि वो किसानों के नेता हैं, किसानों से जुड़ी हुई पार्टियां, दल बदल हो जा रहा है। किसान दरअसल इस देश में है क्या इस वक्त? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस देश की राजधानी के जंतर मंतर पर एक भड़काऊ बयान देने वाले रैली कर सकते हैं, किसी के नरसंहार, किसी के बहिष्कार की अपील करने वाले हथियारों के साथ रैली कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन किसान अगर दिल्ली जाना चाहता है, सिर्फ रास्ते में हरियाणा पड़ रहा है, तो क्या हरियाणा को जवाब देना बीजेपी आला कमान के सामने मुश्किल पड़ जाएगा? इसलिए कीलें लगा दी गई, फायरिंग कर दी गई, किसानों की मौत हो रही है। इतना आसान है क्या ये सब? मिर्जा साहब, आसान तो दिख रहा है, आसान भी है और आसानी से हो भी रहा है, चीजें हो रही हैं। और हरियाणा सरकार वाकई इस रूप में सामने आ रही है मानो राजा का शासन हो, विदेश से आक्रमण हो रहा हो और दिल्ली तक पहुंचने नहीं देना है। बीच में एक रियासत खड़ी है और दिल्ली की सल्तनत की हिफाजत के लिए कुछ ऐसा ही दृश्य बन रहा है। लेकिन हमें ये महसूस करना चाहिए कि हम आजाद हिंदुस्तान में हैं और ये संघीय ढांचा है। संघीय ढांचा है इसलिए कि स्वायत्तता मिले क्षेत्रीय क्षेत्रों को, मगर ये स्वायत्तता किसी आंदोलन के खिलाफ हो, ये तो सरासर अन्याय है। क्योंकि आंदोलन की सीमा नहीं होती, या जब हम किसान बोलते हैं तो किसान की कोई सीमा नहीं होती। जब हम भारत के नागरिक बोलते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। किसी भी जाति, धर्म, समुदाय का नाम लेते हैं तो उसकी भी कोई सीमा नहीं होती। इसी ऐसे में हरियाणा का मतलब ये थोड़े है कि किसान को नहीं घुसने देंगे। किसान तो हरियाणा में भी है, तो क्या हरियाणा से निकाल देंगे क्या किसानों को? कहने का मतलब है कि ये अप्रोच कि हम किसान आंदोलनकारी को घुसने नहीं देंगे, उसके ऊपर पिस्तौल चलाएंगे,
उसके ऊपर आसमान से हम बम गिराएंगे, उसका हम अपहरण करेंगे सादे कपड़ों में। ये सारी चीजें ये लोकतांत्रिक शासन के चिन्ह नहीं लगते। ये ऐसा लगता है जैसे किसी जो भी कुख्यात तानाशाह हैं, हम नहीं किसी को रिकॉग्नाइज करते उस रूप में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग किस्म से किसी को तानाशाह बोला जाता है। कोई कम्युनिस्ट को कहते हैं, कोई उत्तर कोरिया को कहता है, कोई सद्दाम हुसैन को कहता है, कोई हिटलर को कहता है। आमतौर पर हिटलर को कहने में आम सहमति रहती है देश में, तो मान लीजिए कि हिटलरी। तो उस हिसाब से देखें तो हिटलर शाही तो नहीं चलेगी ना। जब तक हम अपने आप को लोकतांत्रिक देश में हम मानते हैं, तो हम हिटलर शाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम प्रतिकार रखेंगे। और वो प्रतिकार ही जो भावना है, इसी वजह से संघर्ष हो रहा है। असल बात यह है कि आंदोलन होते हैं तो आंदोलन एक संगठित असंतोष है समाज का, और अगर ये संगठित ना हो तो और खराब बात होगी। तब असंतोष जो है अराजकता को बढ़ावा देगा। अभी असंतोष संगठित होकर के एक सरकार के सामने टेबल पर आने को तैयार है, जिसका नाम आंदोलन है, और लोकतंत्र इसको मान्यता देता है। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन इसको मान्यता देता है, जो अतीत का रहा है। यही कारण है कि सारे राजनीतिक दल आंदोलन से जुड़े हैं। देश में कौन ऐसा राजनीतिक दल है जिसने राजनीतिक आंदोलन नहीं किए? और यह भी सच है कि जिनके कार्यकर्ताओं ने लाठियां नहीं खाई। ये दोनों बातें क्यों होनी चाहिए? आखिर हम इस प्रवृत्ति को क्यों कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि पुलिस हमको प्रदर्शन करने का अधिकार है और पुलिस को लाठी चलाने का अधिकार है? ये तो परस्पर विरोधी बातों को हम मान्यता दे रखे हैं। पुलिस को लाठी इंसान पर बरसाने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। सुरक्षा के लिए लाठी होती है ना। इस यूं ही लाठी बरसाने के लिए, हाथ पैर तोड़ने के लिए तो लाठी नहीं दी गई है। आपकी सुरक्षा के लिए जब वो एकदम जरूरी हो जाए तब के लिए लाठी है। यहाँ तो लाठी सबसे पहले इस्तेमाल होती है, बम भी इस्तेमाल होते हैं, और जो एहतियातन होता है कि पकड़ के जेल में बंद करना, हिरासत में लेना, ये सब चीजें शुरुआती तो छोड़ दी गई, सीधे बम बरसाए जा रहे हैं आसमान से। ये जो हो रहा है ये नागरिकों के लिए चिंता का विषय है, और ये आसानी से सरकार कर पा रही है, ये और बड़ी चिंता का विषय है। इस पर संगठित प्रतिरोध खड़ा नहीं हो पा रहा है, ये उससे भी बड़ी चिंता का विषय है। किसान अकेले क्यों लड़े अब आंदोलन? भाई ये आंदोलन सिर्फ किसान के पेट भरने का आंदोलन थोड़े है, ये आंदोलन खेती बचाने का आंदोलन है। खेती बचेगी तो देश बचेगा, खेती बचेगी तो किसान बचेंगे। तो किसान प्राथमिक लाभार्थी जरूर हैं इस आंदोलन के, लेकिन अंतिम रूप से तो पूरा देश इसका लाभार्थी होगा। तो देश जब लाभार्थी होगा तो इसको सरकार क्यों नहीं समझ रही? देश की जनता नहीं तो सरकार को चुना है। यह है, इस विरोधाभास के बीच हम जी रहे हैं। जी सर, एक आंदोलन, एक प्रदर्शन, एक आक्रोश किसानों का, दूसरा आक्रोश हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां परीक्षा के लिए छात्र लाखों की तादाद में पहुंचे और परीक्षा का पेपर लीक हो गया। अब सरकार कह रही है कि हम रद्द करेंगे, अगले 6 महीने में एग्जाम करवाएंगे। पेपर का लीक हो जाना, क्या ये एक मजाक है, खेल है? क्योंकि जो सरकार ये कहे कि हम कानून व्यवस्था में नंबर 1 है, हमारे मुख्यमंत्री सबसे सख्त हैं और हमारे यहां तो बुलडोजर बिना बात के भी चल जाता है, वहां पर पेपर का लीक हो जाना, क्या ये बहुत हल्के में लिया जा सकता है? उप मुख्यमंत्री कल तक इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे थे केशव प्रसाद मौर्य कि ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं। उनसे मिलने छात्र जाते हैं तो उनको मार के भगाया जाता है वहां से। प्रदर्शन करने वाले छात्र जब पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और डबल इंजन की सरकार बीजेपी की, यही राजस्थान में हुआ था तो हंगामा खड़ा हो गया था। इसे कैसे समझें? एक तरफ आप 2 करोड़ रोजगार, स्वरोजगार और ये स्कीम वो स्कीम लाके ये कह रहे हैं कि हम रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला युवा को बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप एक पेपर की हिफाजत नहीं कर पा रहे। देखिए, पेपर लीक होना ये पूरी तरीके से एक माफिया गिरोह का काम है, क्योंकि ये एक बार नहीं हो रहा है, एक प्रदेश में नहीं हो रहा है, देश के अलग अलग प्रदेशों में हो रहा है, और कोई प्रदेश इससे अछूता नहीं है। और
इस माफिया तत्व के खिलाफ लड़ना ये सरकार का वैधानिक दायित्व है, और इससे नहीं लड़ पाने पर असंतोष जताना प्रभावित वर्ग का वैधानिक दायित्व है। अब इस मामले में देखिए, एक आश्चर्य लगेगा लोगों को कि किसान आंदोलन को नहीं सुन रहे हैं, छात्र आंदोलन को कैसे सुन लिया। ये इस फर्क को भी समझना जरूरी है। जी। पहली बात तो यह है कि छात्र आंदोलन को पहले इग्नोर करने की कोशिश की गई। जब ये आंदोलन बड़ा हुआ तो जनता की ताकत को महसूस किया सरकार ने। फिर भी यहाँ पर एक पॉइंट है, ताकत तो वहां भी थी, किसान आंदोलन में भी, यहां भी है, तो इसको कैसे सुन लिया गया। यहां पर थोड़ा गौर करेंगे कि छात्रों की मांग री एग्जाम, यही एक नारा था, और जो दो नारे होते हैं होने चाहिए थे, एक दबे रह गए, वो ये कि पेपर लीक के गुनहगारों को पकड़ो और सजा दो, ताकि अगली बार ये गुनाह ना हो। तो ये बात दबा दी गई है इस शोर में। अभी कोई नकल बंद करो, नकल कराने वालों को या पेपर लीक कराने वालों को सजा मिले, इधर से आंख फेर ली गई है। तो जो जो माफिया तत्व हैं, इसकी टेस्टिंग नहीं हो पाई है कि माफिया तत्व के खिलाफ सरकार है। किसान आंदोलन में टेस्टेड चीज है कि किसानों के हित को कुठाराघात करने वाला जो उद्योगपति वर्ग है, वह अनाज भंडारण की तैयारी कर चुका था, ये मान करके कि 3 कृषि कानून आ रहे हैं, हमारे लिए पूरा मार्केट खुल रहा है, हम सारी जमीन जोतेंगे, फार्मिंग करेंगे, किसानों को मजदूर बना देंगे उनके खेतों में। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। तो उद्योगपतियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार वहां जनता का दमन करने के लिए, किसानों का दमन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार बैठी। यहां पर उस परिप्रेक्ष्य में न तो माफिया का कद उन उद्योगपतियों के बराबर है, फिर भी सरकार माफिया के साथ है। री एग्जाम ही तो करा रही है। री एग्जाम क्या होगा? क्या फिर से पेपर लीक होंगे, नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो इस हिसाब से हम देखें, री एग्जाम कराना छात्र आंदोलन की फौरी जीत लगती है, लेकिन वास्तविक जीत नहीं है। छात्र आंदोलन की वास्तविक जीत तब होती जब नकल कराने वालों पर शिकंजा कसा जाता। ये फर्क है, ये फर्क दिखा है। वोट की नजर से उनको तुरंत उन्होंने सेटल किया है, और हम ये मानते हैं, इसका ऐसा नहीं कि इसको हम नकारते हैं, कि एक अपॉर्चुनिटी आंदोलन देता है कि असंतोष को खत्म कीजिए। इसने जो अपॉर्चुनिटी दी, सरकार ने एक समझदारी से बोलिए, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से बोलिए, चतुराई दिखाते हुए बोलिए, माफियाओं के फेवर करते हुए बोलिए, चाहे जिस तरीके से बोलिए, तत्काल छात्रों के असंतोष को ठंडा कर दिया है। लेकिन सर, ये सरकार में हम देख रहे हैं कई आक्रोश, कई आंदोलन खड़े होते हैं, कई डिमांड्स खड़ी होती हैं। पिछले किसान आंदोलन के वक्त भी हमने देखा, और इस किसान आंदोलन के वक्त भी एक एटमॉस्फेयर बना कि किसानों के खिलाफ सरकार है, और सरकार मान नहीं रही है, बातचीत की टेबल पर लाकर बातचीत को लंबा खींचने की कोशिश कर रही है। सरकार फिर भी आश्वस्त रहती है, सरकार झुकने को तैयार नहीं रहती। सरकार, कई और मुद्दे हो, सीए एनआरसी का मुद्दा हो, उस वक्त भी कई आंदोलन हुए, उसमें भी सरकार अपने स्टैंड पर कायम रही। कई और इश्यूज आए, विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तमाम चीजें कहता रहा। प्रधानमंत्री ने तो रैली में कह दिया संभल में कि भाई सुदामा कौन है और श्री कृष्ण कौन है, इसका जिक्र करते हुए तमाम चीजें बता दी। क्या सरकार को इतना आश्वासन, ये कॉन्फिडेंस इस बात से मिल रहा है कि वोट तो उनकी मर्जी से उनके इश्यूज पे मिलेंगे? ये तमाम मुद्दे विपक्ष को लग रहा हो, या उन लोगों को लग रहा हो कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो सरकार को डरा देंगे, हिला देंगे, या वोट के डर से सरकार कांप जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। इतना आश्वासन, इतना कॉन्फिडेंस, ये आ कहां से रहा है? देखिए, आपके प्रश्न में ही उत्तर भी छिपा हुआ है। ये कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से चुनाव प्रबंधन से आ रहा है। ये चुनाव प्रबंधन में बहुत आकर्षक शब्द दे रहा हूं, इसमें इल्जाम नहीं है, लेकिन वास्तव में सिर्फ इल्जाम है ऐसा भी नहीं है। चुनाव प्रबंधन में कई चीजें हैं। जो इंटेंशन पूरी तरीके से हर हाल में चुनाव जीतना है, और उसके लिए चाहे जो करना होगा वो करेंगे। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सबसे पहले तो वोटर लिस्ट को मैनेज करो। वोटर लिस्ट का मैनेजमेंट होता है
किसको लाना है, वोटर जोड़ना है, और किसको वोटर से लिस्ट से हटाना है, इस पर एक काम हो जाता है। 15% का मार्जिन तो यहां मिल गया। इसके बाद जिस दिन वोटिंग होनी है, इसके बावजूद किन इलाकों में सुस्त वोटिंग कराई जाए और किन इलाकों में फास्ट वोटिंग कराई जाए, इसकी रणनीति डीएम के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर मैनेज हो जाती है। सुस्त वोटिंग कराने के लिए तरीके अपनाए जाते हैं। कुछ न कुछ उपद्रव मचा दिया जाएगा, कुछ टेरर फैला दिया जाएगा, वहां पर कुछ स्लो कर दिया जाएगा, यानी सुस्त वोटिंग होगी। इसके बाद कुछ ईवीएम स्वैपिंग के भी चांसेस रहते हैं। 18 लाख ईवीएम नहीं है, स्वैपिंग भी हो सकते हैं, कहां कर सकते हैं, फिजिबल है जहां। इसके अलावा वो जो बातें ईवीएम से जुड़ी हुई सामने आई हैं कि वोट लगातार अगर 2-3 वोट डाल रहे हैं तो उसमें से 2 वोट बीजेपी को मिलेगा, ऐसी व्यवस्था वीवीपैट के जरिए हो सकती है। तो इन सब से भी 5-10%, 20% वोट तक, 20% मैक्सिमम, इससे ज्यादा मैं नहीं मानता, वो इधर उधर कर लेते हैं या कर सकते हैं, संभावना आशंका बनी रहती है। क्योंकि हमने पाया है कि भाई जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनती है, वहां के स्वतंत्र डायरेक्टर्स में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो हम उनको क्लीन चिट नहीं दे सकते, संदेह बना हुआ है। तो ये कुल मिलाकर के इलेक्शन का प्रबंधन है। तो इस इलेक्शन प्रबंधन को से लड़ने के लिए केवल ईवीएम ईवीएम बोलना जरूरी नहीं है। अगर जनता खड़ी हो तो ईवीएम से 20% के वोटिंग को इधर उधर करने के बावजूद जनता ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दे और बीजेपी को बाहर कर दे, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों करे, कब करे? जब जनता को एहसास हो कि ऐसा हो रहा है, चोरी हो रही है। अभी तक जनता को ये एहसास कराया नहीं जा सका है कि चोरी हो रही है। हाल की घटना जो चंडीगढ़ की हुई है, उसने जनता को झकझोरा है कि नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ईवीएम की चोरी हो सकती है, हो रही होगी। ये संदेह मजबूत हुआ है, इससे पहले तक मजबूत नहीं हुआ था। इसलिए अब ईवीएम जैसा सवाल जो है उसमें जनता जुड़ रही है और ये सवाल मजबूत हो रहा है और सत्ता के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जनता अब बोलने लगी है। जहां तक ये चुनाव को प्रभावित करने की बात है वो ये है। इसके अलावा चुनाव प्रबंधन में जो दूसरी चीजें हैं, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिवली बदलने वाली बातें हुई। दूसरी चीजें हैं कि किस किस को खरीद करके वातावरण अनुकूल बनाया जा सकता है, विपक्ष को कैसे हतोत्साहित किया जा सकता है, उसको कैसे यूनिटी नहीं होने दी जाए। ये बात बैठाई जाए कि आएगा तो मोदी ही, अरे कोई है ही नहीं, क्या करे, आएगा तो वही, तो क्या कर लेगा, विपक्ष तो बटा हुआ है, इंडिया तो एकजुट हो ही नहीं रहा है, सीट शेयरिंग हो ही नहीं रही है। इस तमाम तरह की बातों का परसेप्शन बना के ये बताना कि बीजेपी अपरिहार्य है। एक समय में कांग्रेस भी बोला करती थी, राज चलाना कांग्रेस को ही आता है। वो जनता पार्टी के शासन टूट जाने के बाद ये नारा दिया गया। फिर भी ये नारा जनता में एक्सेप्टेबल था, जनता बोलती थी अरे इन लोगों को तो शासन चलाने नहीं आता, ये तो गांधी नेहरू परिवार जो है इन्हीं को राज करने आता है और बाकी लोगों को तो शासन करने नहीं आता। ये भी समय एक समय सोच थी, ये सच्चाई है। आज ये सोच है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है। तो ये परसेप्शन जो बना है, इस परसेप्शन को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती है, उसमें वो माहिर हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन क्या ये स्थायी भाव है? स्थायी भाव तानाशाही की कभी होती ही नहीं है। दुनिया में कोई तानाशाह नहीं है जिसका कोई स्थायी भाव में वो बना रहे। कारण क्या है कि अपने खिलाफ वो स्वयं सबूत इकट्ठा कर लेते हैं। मान लीजिए किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन को सरकार जैसा व्यवहार कर रही है, तो चाहे जितने झूठ बोले जाए, लोगों के दिमाग में तो बातें आ रही हैं। सड़क जाम पहले किसने लगाई? सरकार ने लगाई। कीलें पहले किसने ठोकी? सरकार ने ठोकी। उपद्रव कौन मचा रहा है? कौन उसको कनाडियन बोल रहा है? कौन उसको सिख बोल रहा है? कौन उसको क्षेत्र विशेष का आंदोलन बोल रहा है? सरकार बोल रही है। आप लाख छिपाएं लेकिन ये बात सामने आती है और एक टसल होता है, एक दोनों पक्ष से एक लड़ाई होती है जो चल रही है। तो उस हिसाब से हम देखें तो निश्चित रूप से जनता के बीच में एक बेचैनी है, क्योंकि इन बातों से आप भटका सकते हैं जनता को,
जनता की ठीक। मूलभूत अधिकार कामों को जो उनके लिए किया जाना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है, तभी तो ये सब चीजें करनी पड़ रही। अगर जनता की मांगों को वो पूरा करती, प्रो पीपल गवर्नमेंट होती, यानी अनाज का सही दाम जनता को मिले, ये कौन सी गलत बात है? स्वामीनाथन को आप भारत रत्न देते हैं तो उनकी सिफारिश को मनवाने के लिए आंदोलन करने वाले गलत कैसे हो सकते हैं? भारत रत्न देना या तो गलत है, या तो भारत रत्न जिनको दिया गया उनके आदर्शों पर नहीं चलना सही है। कुछ भी आप जैसे देख लीजिए। तो ये जो स्थिति है, इससे जनता को उनके उनके भीतर का जो द्वंद्व है, वैचारिक द्वंद्व, जी। वो पता चलता है। अगर किसान आंदोलन गलत था तो स्वामीनाथन को आपने क्यों दिया भारत रत्न? सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? इसीलिए उनका द्वंद्व भी सामने आता है और बेनकाब भी होते हैं अपने ही सैद्धांतिक जो विडंबनाएं हैं उनकी, उसकी उससे। जी। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड को लेकर जो फैसला आया, उस पर प्रधानमंत्री की जो टिप्पणी आई, ये पहली बार था जब खुले तौर पर एक तरह से परोक्ष रूप से ही कहें, लेकिन लोगों ने अंदाजा लगा लिया और बता दिया कि ये टिप्पणी कहाँ जा रही है। क्या इस तरह की उम्मीद की जा रही थी या की जानी चाहिए? संवैधानिक पद पर इतने ऊंचे पायदान पर रहने वाले व्यक्ति और अदालत के सर्वोच्च पायदान से आने वाले फैसले पर इस तरह का टकराव देखने को कभी मिला? देखिए, अदालत या कोई भी संस्था जिसमें ताकत होती है, जी। तो राजनीतिक सत्ता हमेशा उस ताकत को अपने अनुकूल बनाने में लगी रहती है। ये बात सिर्फ आज के दौर की नहीं है, पहले के दौर में भी रही। लेकिन इस दौर में तमाम सत्ता, ताकत वाली सत्ता जो है, संवैधानिक संस्थान जो है, उसको एक साथ एकोमोडेट करके अपने हक में करने के लिए एक संस्थागत प्रयास हुए, जिसके पीछे पीछे पूंजीपति भी लगा और सरकार भी लगी। इसमें सब कुछ हुआ, सिम्टम्स सारे मौजूद हैं। जस्टिस लोया की मौत से लेकर के रंजन गोगोई पर आरोप लगना यौन उत्पीड़न का, फिर उनका राम मंदिर इस फैसले से जुड़ा होना, और फिर जाके राज्यसभा में जाना, ये सारे उदाहरण हैं। इसके बावजूद ऐसा हम नहीं मान सकते कि हमेशा के लिए जुडिशरी खरीद ली गई है, हमेशा के लिए उसको अपनी ताकत के नीचे झुका दिया गया है, ये नहीं मानते। लेकिन ये कोशिश जो है टसल हमेशा चलती रहती है। और जैसे पूरे इंसान को न तो हमेशा आप ये मान लेंगे कि वो ईमानदार खत्म हो गए, और न ये मान लेंगे कि केवल बेईमानों का राज हो गया। चाहे जितना भी हो, हर समय सच बोलने वाले लोग रहते हैं और झूठ और सच की लड़ाई चलती है। तो हम आज ये देख रहे हैं कि जो इतनी संस्थानी हैं, उन संस्थानों को पहली बार चुनाव आयोग को भी हमने अपनी गिरफ्त में लेते देखा, खुलेआम लेते देखा। हमने सुप्रीम कोर्ट की बातों को सीधे नकारते देखा। दिल्ली अध्यादेश उसका उदाहरण है, दिल्ली से जुड़ा हुआ अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानेंगे। इसी तरीके मतलब चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और दूसरे मामलों में भी आप जाएंगे, ईडी सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके डायरेक्टर को आप लीक से हट के लगातार एक्सटेंशन देते चले गए। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि यह गलत है, तब आप वो क्या मिश्रा, संजय मिश्रा थे, उनको ये क्या, यानी उनके कार्यकाल में का भी आप अध्ययन कीजिए तो उनके कार्यकाल में जितने मामले आए सब विपक्षी नेताओं के खिलाफ आए और एक तरफा कार्रवाई हुई। अब ये बात भी सामने आई कि आईटी, ईडी, इन सब का जो इस्तेमाल हुआ, मुद्रा दोहन के लिए इस्तेमाल हुआ। जैसे आम रंगदार पैसे वसूलता है, वैसे सरकारी संस्थानें कारोबारियों से पैसे वसूल रही थी। किसके लिए? आपने उदाहरण दिया इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड तक आने में मैंने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, ये भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का संस्थागत तरीका था। भ्रष्टाचार को आप शिष्टाचार मान लीजिए, भ्रष्टाचार खत्म, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्योंकि वो तो शिष्टाचार हो गया। तो वो जो तरीका अपनाया गया, लेकिन इसका प्रतिरोध नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? ऐसा नहीं कि केवल विपक्ष का दोष था, नहीं हो पाया। विपक्ष क्या करेगी? मामला अदालत में चला गया, अदालत सो गई, और अदालत एक मामले में नहीं सोई, कई मामलों में सोई। भाई जम्मू कश्मीर में लगातार उसको जेल में बना दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया,
कोई मामला सुप्रीम कोर्ट सुनने को ही तैयार नहीं हुआ, लटकाए रहे, महीनों तक जेल में रहे। अभी तक मुझे नहीं पता कि अब भी कुछ जेल में है कि सारे छूट गए, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन कम से कम 2-2.5 साल तक तो जेलों में रहे। तो ये सारी चीजें हुई, समय पर नहीं सुना गया। तो समय पर नहीं सुनने को बहुत लोग मानते हैं कि देश में बहुत सारे केस चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, लेकिन नहीं, ये इंटेंशनली चले। बहुत सारे केस तो इसलिए चल रहे हैं कि ह्यूमन पावर की दिक्कत और तमाम चीजें हैं, लेकिन ये केसेस इंटेंशनली हुए। भाई किसी भी इलाके में इंटरनेट बंद कर दो, ये सारी जो आजादी हमारी छीनी है, आरटीआई जो हमारा अधिकार था, आरटीआई को कमजोर बना दो, जानकारी नहीं देंगे। भाई आप जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात उठा रहे हैं, पीएम केयर फंड भी तो उससे भी खतरनाक मामला है। भाई प्रधानमंत्री अपने नाम से पीएम केयर फंड बना ले और कहे कि ये सरकारी नहीं है। कैसे सरकारी नहीं है? पूरे देश की जनता की आंख में धूल झोंक करके आपने पैसा इकट्ठा किया। तो ये सारी चीजें हुई हैं, ये भी तो भ्रष्टाचार है, ये भी भ्रष्टाचार है। लेकिन इन भ्रष्टाचार को अदालत से, संवैधानिक संस्थाओं से रुकावट आनी चाहिए, क्योंकि देश के लोकतंत्र को बचाने का काम सिर्फ विपक्षी पार्टियों का नहीं है। विपक्षी पार्टियां तो एक चीजें हुई, संवैधानिक संस्थाएं जब अपना लोकतांत्रिक दायित्व भूल जाएंगे तो कोई विपक्ष क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए विपक्ष लाचार हुआ। विपक्ष के नेता को आप जेल भेज दे रहे हैं, विपक्ष के नेता को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और सही और गलत के आधार पर। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, जो नौकरी करते हैं उनको सीएल और एमएल मिलता है, मेडिकल लीव और कैजुअल लीव, लेकिन क्या बिना झूठ बोले मेडिकल लीव मिलता है? मान लीजिए हमें सर्दी खांसी हो गई, आज बुखार है, हमें जाने का मन नहीं कर रहा ऑफिस, तो वो हमसे डॉक्टर का सर्टिफिकेट मांगेंगे। अब एक दिन में हम कहाँ सर्टिफिकेट लाएं? या तो झूठा सर्टिफिकेट देंगे, एमएल लेंगे, यानी हम झूठा सर्टिफिकेट हमने दे दिया, हमने एक दिन की छुट्टी अवेल कर ली, और वो कल को हम गलत पाए गए, तो हम गलत तो हो गए ना। यानी नियम कानून हमारे देश में हमको गलत बना रहा है। हम गलत नहीं है, हम अपराधी नहीं, अपना एमएल ही अवेल करना चाहते हैं, अपना सीएल ही अवेल करना चाहते हैं। सीएल भी आकस्मिक छुट्टी नहीं मिलती, बहुत झूठ बोलना पड़ता है तब छुट्टी मिलती है। इसी तरह की चीजें कानून में इतने आईटी के नियम बना दिए गए हैं, आपसे गलती होना ही होना है, और आप गलती हो गए तो आपको वो जो पुलिसिया राज चलेगा, पुलिसिया डंडा चलेगा। यही तो मोदी जी का नारा था कि हम मिनिमम गवर्नेंस करेंगे, ज्यादातर कानून को खत्म कर देंगे, वीआईपी कल्चर नहीं रखेंगे। लेकिन हुआ क्या? वो तो नारे ही बनकर रह गए। वास्तव में पुलिसिया राज और मजबूत हो गया। तो इस तरीके से लोकतंत्र को बचाने वाली शक्तियां लगातार कमजोर हुई, और ये यही कारण है कि उस पर ये शासन और मजबूत होती हुई दिख रही है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, तानाशाही स्थायी भाव नहीं है, जनता की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। बहुत शुक्रिया सर, बोलता हिंदुस्तान को वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।